लाठियां चलाई है, ये गलत करा है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस अधिकारी को सस्पेंड डिसमिस करना चाहिए। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है। अधिकारी कोई और नहीं है, उस अधिकारी का चाचा आरएसएस में एक बड़े ओहदे पे है, वो आरएसएस की फैमिली से है। इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां, इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता। जो खट्टर है यहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी आरएसएस की फैमिली से है। ये सरकारी तालिबान देश में घुस चुके हैं। ये सरकारी तालिबानों का पहला कमांडर करनाल की जमीन पे मिला है, आरएसएस का बंदा है और आईएएस अधिकारी बन चुका है। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ, कितने लट मारा, कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? नमस्कार, लिविंग इंडिया हरियाणा देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बीते दिनों करनाल में हुए लाठीचार्ज के बाद से किसान आंदोलन एक बार फिर से तेजी पकड़ चुका है। जगह जगह किसान महापंचायत आयोजित कर आगामी रणनीति किसानों की ओर से बनाई जा रही है। इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत के विवादित बोल सुनने को मिले हैं, और वो भी आरएसएस को लेकर। आखिर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा और उनके विवादित बयान के मायने क्या कुछ निकल कर आते हैं? सवाल सीधा और सवाल हम पूछ रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। ये उनका पूरी रणनीति थी। 26 तारीख के बाद में जो घटनाक्रम हुआ, उसमें इनकी रणनीति थी कि आंदोलन को हम हटाएंगे तो आंदोलन में हजारों लोग उससे ज्यादा इस आंदोलन में मारे जाएंगे। ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बच के रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जो भी इनकी बात करेगा, आप बच कर रहना, इससे खतरनाक पार्टियां नहीं हो सकती। जिसने अपने लीडरों को अंदर बंद कर रखा है, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी, जो स्टेज पर कहते थे कि सुविधा से जागरण के मंचों में बात करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, पेस्टिसाइड आउटडोर इंडिया की बात करते थे, कहां गए? आज उनके घरों पे पुलिस लगा रखी है। उनके घर के अंदर कोई प्रेस के लोग नहीं जा सकते। एक बयान देने की हैसियत उनके बुजुर्गों की नहीं है। आरएसएस पर विवादित बयान देने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत मनोहर सरकार के साथ साथ करनाल के डीएम पर जमकर बरसे, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रदेश में सरकारी तालिबानी घुस चुके हैं, आप बचकर रहें। और क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, चलिए सुन लीजिए। कि जो खट्टर ने ये आंदोलन पर लाठियां चलाई है, ये गलत करा है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस अधिकारी को सस्पेंड डिसमिस करना चाहिए। वो अधिकारी कोई और नहीं है, उस अधिकारी का चाचा आरएसएस में एक बड़े ओहदे पे है, वो आरएसएस की फैमिली से है। जो खट्टर है यहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी आरएसएस की फैमिली से है। ये सरकारी तालिबान देश में घुस चुके हैं। ये सरकारी तालिबानों का पहला कमांडर करनाल की जमीन पे मिला है, आरएसएस का बंदा है और आईएएस अधिकारी बन चुका है। अगर हमको खालिस्तानी कहोगे तो हम आपको सरकारी तालिबानी कहेंगे। ये याद रख लेना, यहाँ की सरकार सरकारी तालिबानों का तमका और आपका कमांडर करनाल के अंदर है। ये किसान उसको कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता केवल डिंगड़ा जुड़ रहे हैं। केवल डिंगड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया हरियाणा पर। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, राकेश टिकैत यहां पर साफ कर चुके हैं कि आंदोलन को कमजोर करने का काम कहीं ना कहीं पीछे की दरवाजे से आरएसएस कर रही है। इस बयान से आप सहमत हैं?
बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी दोनों ही इस काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं जी, क्योंकि जो काले कानून बनाए गए हैं जी, वो आरएसएस और बीजेपी की मंशा से बनाए गए हैं और उसके पीछे व्यापारियों की मंशा भी है जी, जिस तरीके से मोदी और अमित शाह जी, व्यापारियों की बात को ऊपर रखते हुए ये काम कर रहे हैं जी, और इसमें दोनों का हाथ है, आरएसएस का भी और बीजेपी का भी और व्यापारियों का भी। जी। तो ढिंगड़ा साहब देखिए, राकेश टिकैत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव में आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा यही है कि हिंदू मुसलमान और सिखों को लड़वाया जाए और कत्लेआम करवाया जाए। इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ना केवल यूपी की बात है जी, ये पूरे भारतवर्ष की बात है। आप ये देखिए, जिस तरह से हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट कराया, इसी तरह से गुजरात में पटेल वर्सेस नॉन पटेल करवाया, महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस नॉन मराठा कराया। ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। लोगों को आपस में बांटो और राज करो, जैसे अंग्रेजों की नीति थी वही नीति आरएसएस और बीजेपी की है। ये सेम नीति पे चल रहे हैं और सेम काम कर रहे हैं और इसी तरह से लोगों को ये मालूम भी नहीं होने दे रहे कि किस तरीके से लोग और किस तरीके से अपनी रणनीति को कंप्लीट करने का काम कर रही है ये बीजेपी की सरकार। ढिंगड़ा साहब देखिए, सीएम मनोहर लाल साफ कर चुके, लाठी चार्ज पर उनकी प्रतिक्रिया निकल कर आई है और उनका ये कहना है कि देखिए, हरियाणा का कोई भी किसान बॉर्डर पर नहीं बैठा है, जितने भी किसान बैठे हैं पंजाब के बैठे हैं और किसानों को अगर कोई उकसा रहा है, उनको शह दे रहे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, हरियाणा कांग्रेस है। देखिए, किसान होता है, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे पंजाब का है, चाहे यूपी का है, चाहे पूरे देश का है। जी, किसान तो किसान है जी, उसने अपनी खेती करनी है जी, उसके लिए कानून बनाए गए हैं जी। इसमें हरियाणा का किसान और पंजाब का किसान या यूपी का किसान या पूरे देश का किसान का मतलब ही नहीं है। जी, बात तो ये है कि आप किसान को तंग कर रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि ये हुड्डा साहब के किसान है तो 11 दौर की मीटिंग किससे की थी? हुड्डा साहब के आदमियों से। इनसे पूछना चाहिए ना कि ये 11 दौर की जो मीटिंग करी थी दिल्ली के अंदर, उसमें तोमर साहब थे, बाकी के इनके मंत्री थे, पीयूष गोयल थे, ये किनके साथ मीटिंग कर रहे थे? लेकिन सीएम मनोहर लाल तो कह रहे हैं कि किसान जिद कर रहे हैं, पहले कानून रद्द करो उसके बाद बातचीत होगी। बोले कि ऐसे तो समाधान होगा ही नहीं, बैठे हैं तो बैठे रहने दीजिए। देखिए, ये किसानों का मसला है, किसानों के साथ बैठ के सुलझाए। हमारा इसमें क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है कि हमने हुड्डा साहब ने जो 2007 में हरियाणा का कानून बनाया था जिसमें एमएसपी की गारंटी देने का काम किया था, उसकी 6 नंबर क्लॉज पढ़ लीजिए, उसमें गारंटी देने का काम किया था। ये इन्होंने सेंटर में 3 कानून व्यापारियों के साथ मिलकर बनाए और उसको ध्वनिमत से पास किया। तो ये जो कानून बनाए गए हैं इससे किसानों को प्रॉब्लम है और हम भी ये कहते हैं कि आप एमएसपी की गारंटी दीजिए। मोदी जी ने तो वायदा किया था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे और C2 फार्मूला देंगे, कॉस्ट प्लस डबल। लेकिन ढिंगड़ा साहब, सीएम मनोहर लाल तो ये भी आरोप कहीं ना कहीं लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकारें इतने समय में रही है, 60 साल कहीं ना कहीं कांग्रेस ने राज किए, लेकिन कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून बनाकर नहीं दिया किसानों को। लेकिन अब कहीं ना कहीं हो हल्ला क्यों किया जा रहा है किसानों के साथ साथ कांग्रेस की ओर से? देखिए, आप 2007 का नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके अंदर हुड्डा साहब की सरकार के अंदर कानून बना था और उसमें 6 नंबर क्लॉज पे लिखा हुआ है कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। अगर ये एमएसपी से कोई आदमी नहीं परचेज करेगा तो वो दंडनीय अपराध में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये तो लिखा हुआ है। फिर लिखे हुए को पढ़ना नहीं आता क्या इनको? पढ़े उनको, फिर जवाब दे। ये झूठ बोलने का काम करती है, ये भारतीय झूठ पार्टी है, बीजेपी का नाम है भारतीय झूठ पार्टी। ये झूठ बोलने का काम करते हैं। असल में ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, ग्रुपों में बांटने का काम करते हैं, ये जातियों को लड़ाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले अंग्रेजों के साथ मिलके इन्होंने देश को हमारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो पूरा देश था उसको बंटवाने का काम भी इन लोगों ने किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने सावरकर ने चिट्ठियां लिख के अंग्रेजों से माफी मांगी थी और ये कहा था कि मैं आपका हमेशा दास रहूंगा, जो आप काम कहेंगे वही करूंगा। ये सावरकर की चिट्ठी लिखी हुई है अंग्रेजों को, ये सर्वमान्य है, ये सारी चीज जग जाहिर है और ये क्लैरिटी में है कि ये जातियों को बांटते हैं और उसके बाद ये उसके ऊपर राजनीति करते हैं। जो कांग्रेस पार्टी है वो सर्वदलीय पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी जातियां हैं, सब जितने धर्म है, सब कांग्रेस के अंदर समाये हुए हैं। लेकिन ये लोग जो है
सबको बांट के राजनीति करते हैं और वोट लेने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ढींगरा साहब तमाम बातचीत पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये थे कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा, जिन्होंने राकेश टिकैत के बयान के साथ साथ तमाम जो सीएम मनोहर लाल के बयान निकल कर आए, प्रतिक्रिया निकल कर आई, उन पर कटाक्ष किया जाहिर तौर पर और आरोप लगाए कि जाहिर तौर पर बीजेपी चाहती है कि किसानों को उनका हक ना मिले और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये राजनीति चल रही है ये किसानों के खिलाफ ही चल रही है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि किसानों को उनका हक किस तरीके से दिया जाए और किसान जाहिर तौर पर चाह रहे हैं कि उनका हक उनको मिले। तो चलिए, इस खबर पर आप बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका लिविंग इंडिया हरियाणा पर। और पहला सवाल मेरा आपसे सीधा यही है, राकेश टिकैत का बड़ा बयान निकल कर आया, कहीं ना कहीं विवादित बयान इसे कहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या हो सकती है और ये काम आरएसएस के लोग करवाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बयान से, आप क्या कुछ मायने निकालते हैं? पहली बात तो ये कि जब आप यूं कहते हैं कि एक बड़ा बयान सामने आया है राकेश टिकैत का, तो मुझे थोड़ी सी आपत्ति इस बात पर, और मैं विनम्रता से आपसे अनुरोध करूंगा कि राकेश टिकैत जैसे बड़ बोले बेतुकी बातें करने वाले व्यक्ति के बयानों को इतनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है उस दिन से एक के बाद एक निरर्थक, बेतुकी, अराजकता फैलाने वाली, निराधार बातें करते रहे हैं। ये वही राकेश टिकैत है। कभी कहते हैं सरकार का घोड़ा लाठी दे देंगे, कभी दिल्ली पे चढ़ जाएंगे, कभी ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने बयान, जिसके बयानों का कोई आधार नहीं रहा है, कहीं तर्क नहीं रहा है, तो उस पर बहुत अधिक चर्चा करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि उस व्यक्ति ने ऐसा कहा है, तो राकेश टिकैत को भारत के एक नागरिक होने के नाते उस सूचना का आधार जाकर के पुलिस को बताना चाहिए। जो बात उन्होंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं कही है, शायद सिरसा में उन्होंने ऐसा कहा है, अगर हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को किसी अपराध के होने की पूर्व सूचना है, संभावना की, तो उसकी कानूनन जिम्मेदारी है कि वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के पास जाके अपनी सूचना का स्रोत बताएं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपराध करते हैं। एक बात। दूसरी बात से उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन का नाम घसीटकर अपने छिछोरेपन का ही परिचय दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संसार का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसकी प्रामाणिकता स्वयं कांग्रेस के नेता और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार की थी, जब उन्होंने 62 के युद्ध के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो सेवा के काम में दिन रात लगा रहता है। ऐसे संगठन को बदनाम करने की नियत से कुछ भी बेतुका कोई व्यक्ति बोलता है, तो मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। निंदनीय है इस तरह की सोच। चौहान साहब देखिए, राकेश उनके पास अगर किसी टिकैत नाम के प्राणी के पास कोई ऐसी सूचना है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी नेता के या किसी भी बड़ी शख्सियत की हत्या का कोई षड्यंत्र रच रहा है, अगर उनकी बातों से लगता है, तो वो उसको बेनकाब करे। आई एम श्योर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पहली बात, ऐसा कोई षड्यंत्र होगा नहीं, और अगर होगा भी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम घसीटने का जो इस निकृष्ट प्राणी ने अपराध किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके स्वयंसेवक और कार्यकर्ता की कहीं दूर दूर तक ऐसी किसी गतिविधि में शामिल होने की संभावना नहीं है। जो देश के लिए मरते हों, जो हिंदुत्व के लिए अहर्निश काम करते हों, वो किसी हिंदू नेता के बुरे की कल्पना भी नहीं कर सकते। आप इस बात को ध्यान में रखें। चौहान साहब देखिए, राकेश टिकैत तो ये कह रहे हैं कि जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ, करनाल के एसडीएम की ओर से जो ऑर्डर पास किए गए, उसके बाद सीएम भी कहीं ना कहीं आरएसएस बैकग्राउंड से हैं और एसडीएम भी बैकग्राउंड से, उसी बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए सीएम उनका बचाव कर रहे हैं, इसलिए कार्रवाई उनके ऊपर नहीं की गई। किसी मूर्ख व्यक्ति के मूर्खतापूर्ण बयानों को आधार बनाकर मैं फिर दोहराऊंगा कि आपको चर्चा करनी नहीं चाहिए। करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ, बस्ताड़ा में जो लाठीचार्ज हुआ, उसका
जिस एसडीएम का वो बयान एक वायरल हुआ है उस बयान से कोई संबंध नहीं है। ये सज्जन करनाल के एसडीएम है। बस्ताड़ा का जो वहाँ का ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो अलग व्यक्ति है। ये दोनों घटनाएं अलग अलग है, दोनों को मिक्स करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मुख्यमंत्री ही नहीं, या राकेश टिकैत जैसे मूर्ख व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि इस देश के राष्ट्रपति भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, इस देश के उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, मैं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, और हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत हमारे अनेक विधायक सांसद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है। तो इस मूर्ख इंसान को यही नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, कुछ भी कह देगा, चौहान साहब उस पर चर्चा करने लग जाते हैं। चौहान साहब, आखिरी सवाल मेरा, अभी हाल फिलहाल में सीएम मनोहर लाल ने इस पर प्रतिक्रिया दी थी कि हरियाणा का कोई भी किसान बॉर्डर पर नहीं बैठा है, हरियाणा का किसान खुशहाल है मनोहर सरकार के तमाम फैसलों से। लेकिन अभी हमारी फोन पर बातचीत हो रही थी कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगड़ा से, उन्होंने कहा है कि सीएम मनोहर लाल जाकर गिनने वहां पर कि न केवल हरियाणा बल्कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार, तमाम देश के किसान वहां पर बैठे हैं। तो जानकारी दुरुस्त कर लें सीएम मनोहर लाल अपनी। कांग्रेस के प्रवक्ता क्या जानकारी दुरुस्त कराना चाहते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं आपके चैनल ने भी वो चीज जरूर चलाई होगी, नहीं चलाई तो आपको जरूर चलानी चाहिए। कांग्रेस जिसके प्रवक्ता केवल ढींगड़ा है, उसकी एक नेत्री इस किसान आंदोलन के बारे में क्या कहती हुई वीडियो पर पकड़ी गई, रिकॉर्ड हुई, सार्वजनिक रूप से वो वीडियो वायरल हुआ। वो कह रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस खत्म हो गई थी, हम तो मर गए थे, 19 में हमारा सफाया हो गया, 14 में हम कहीं नहीं रहे। ये तो भला हो किसान आंदोलनकारियों का कि हमें कांग्रेस को जिंदा करने का मौका मिल गया है, हमें मौका मिला तो हम किसानों को घी भेजेंगे, दारू पिलाएंगे, पैसे देंगे और अपनी कांग्रेस को जिंदा करेंगे। तो जिस कांग्रेस की ये दुर्गति है उसके प्रवक्ता बेतुके बयान देते हुए अच्छे नहीं लगते। और मैं आपको बताता हूँ, आज तक उस कांग्रेस नेत्री के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। रही बात मुख्यमंत्री जी के बयान की, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से एक बात कही कि वहाँ आंदोलनकारी जो हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर पर हैं, हरियाणा के क्षेत्र में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर पंजाब के हैं और ये बात इसकी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हरियाणा, हमने ये नहीं कहा कि हरियाणा का एक भी व्यक्ति नहीं, मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा, ये आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं केवल ढींगड़ा, उनको जानकारी नहीं है या उन्होंने मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं सुना। अधिकांश लोग, बहुसंख्यक लोग पंजाब से आकर पंजाब सरकार के षड्यंत्र के तहत, पंजाब के राजनीतिक दलों के षड्यंत्र के तहत आकर या उनके गुमराह किए हुए लोग आकर के सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं। उनको ये भी नहीं मालूम, उनको देखो सुनो, बड़ी सरल सी बात है, उनको ये कह दिया पंजाब के भोले भाले किसानों को कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ नरेंद्र मोदी ने ए कानून बना के वो दे दित्तियां ने उद्योगपतियों को। अब इनसे हम पूछते हैं, रोज पूछता हूं मैं, तो आज फिर पूछ रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या किसी एक किसान की जमीन नए कृषि कानूनों के कारण कोई उद्योगपति हड़प गया? क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाले ने किसान की जमीन कब्जा ली? और बेतुकी बातों के आधार पर भोले भाले किसान को इमोशनली भड़का कर आप बॉर्डर पर पहले बिठाते हैं, फिर उनमें से वहां की कुछ किसानों की किसी न किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, फिर आप उनको ये कहते हैं कि वो शहीद हुए हैं और उनको हम नौकरी देंगे। माने कुल मिलाकर पहले उनको मरने के लिए मजबूर करना, फिर उनको शहीद घोषित करके उनको नौकरी देने की बात करना, यही तो कर रही है पंजाब की कांग्रेस सरकार। लेकिन किसान के लिए वो 8 काम 10 काम पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने भाई साहब नहीं किए, जिनका जिक्र परसों हमारे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट पे किया है। पंजाब में 2 फसलें खरीदते हैं एमएसपी पे, हरियाणा 10 फसलें खरीदता है एमएसपी पे। पंजाब के किसान को अगर उसकी पेमेंट गेहूं की, धान की लेट हो जाए, कोई ब्याज नहीं मिलता, हरियाणा ब्याज देता अपने किसान को। हरियाणा उन राज्यों में है जिन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा था कि किसान की पेमेंट फसल की उसके खाते में जानी चाहिए। पंजाब रो रहा था, पंजाब की लीडरशिप हल्ला कर रही थी, किसान के खिलाफ खड़ी हुई थी। हरियाणा सरसों, बाजरा ऐसे दाम पर खरीदता है जिसकी कल्पना पंजाब नहीं कर सकता। 7 साल तक पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ गन्ने का दाम था। अब चुनाव आ गया तो अमरिंदर सिंह और सिद्धू को भी याद आ गया। पंजाब के किसानों थे गन्ने के दाम सही नहीं मिल रहे। ओ भाई 5 साल से 7 साल से कहाँ सोए हुए थे झूठे लोगों? ये प्रश्न है इनसे पूछने का। चलिए वीरेंद्र चौहान जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से
अपनी राय रखने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र चौहान, बीजेपी प्रवक्ता, जिन्होंने न केवल राकेश टिकैत पर जमकर हमला बोला बल्कि कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर वार किए, तीखे वार किए और जाहिर तौर पर कहा है कि ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से एक ढकोसला है और कहीं ना कहीं आंदोलन को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों को बहकाने का यहां पर काम राकेश टिकैत कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। बाकी प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लिविंग इंडिया हरियाणा के साथ। नमस्कार।